सुप्रभात मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत। 12 दिसंबर 2023 को करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर जानेंगे कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और करेंगे उनका डिटेल में एनालिसिस। तो सेशन की करते हैं शुरुआत और जानते हैं आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है और क्यों अपने लिए इंपॉर्टेंट है। आज है 12 दिसंबर और 12 दिसंबर अपने लिए क्यों इंपॉर्टेंट। 12 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया जाता है। शुरुआत कब होती है? अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस या कहें वर्ल्ड न्यूट्रल डे है, उसकी शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत होती है 17 फरवरी 2017 को, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामान्य सभा का जो अधिवेशन चल रहा था उसमें निर्णय लिया गया कि इस दिन से या कह सकते हैं अगली साल से जिसकी शुरुआत होती है 2018 का, जब 12 दिसंबर आता है तब इसको हर एक साल में जब 12 दिसंबर आएगा तब इसको मनाया जाएगा। तो चलिए, आज आपने जाना कि 12 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत होती है 2017 से। बहरहाल बात करते हैं आज के इंपोर्टेंट सेशंस के अंदर उन क्वेश्चंस की जो हम लोगों ने शामिल करे हैं और कितने आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। मध्य प्रदेश विधायक दल की बैठक में किसको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की गई है? हम सब लोगों को विदित है कि फिलहाल वर्तमान में 5 राज्यों के अंदर चुनाव अभी निर्वाचन आयोग ने करवाए और उसके बाद में चुनाव के जो रिजल्ट्स हैं वो भी 3 दिसंबर को आ गए। उसके पश्चात विधायक दल के अंदर जो सर्वसम्मति से जो कोई निर्णय लिया जाता है उसके पश्चात मुख्यमंत्री का जो चुनाव है वो किया जाता है। और उसी के संदर्भ के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर जो चुनाव हुए थे उसके अंदर किस एमएलए को अभी मुख्यमंत्री पद के तौर पे उसको नामित किया गया, उसको अभी मनोनीत किया गया। उसके बाद में जैसे विधायक दल की बैठक होती है सर्वसम्मति से निर्णय चुन लेते हैं, उसके बाद में वही मुख्यमंत्री बन जाता है। ऐसी सामान्य परंपरा रहती है। आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? मोहन यादव। मोहन यादव पहले मिनिस्टर भी रहे राज्य सरकार के अंदर और उसके बाद में वर्तमान में अभी वो किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत करके आए हैं और संसदीय बोर्ड ने या विधायक दल की जो बैठक थी उसके अंदर जो है इनको मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया गया है। बात करते हैं एमपी के बारे में। एमपी के अंदर टोटल सीटें कितनी है? तो विधायक टोटल जो बनते हैं वो बनते हैं 230 सदस्यों वाली विधानसभा है, जबकि यहां पे जो एमपी की जो सीटें हैं और उसके बाद में राज्यसभा की सीटें हैं, ये देखते कितनी है। और भारतवर्ष के अंदर देखा जाए तो सबसे पहले बड़ा क्षेत्रफल के तौर पे इसको जाना जाता था, लेकिन जैसे ही यहां से झारखंड निकला उसके बाद में, माफ कीजिएगा, झारखंड नहीं, इसकी जगह से निकला छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जब एमपी से टूट करके निकला तो जो सबसे बड़े राज्य का जो दर्जा हुआ करता था, जो एमपी के पास हुआ करता था, वो राजस्थान के पास चला गया। देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। विधानसभा की सीटें जैसा कि मैंने आपको बताया 230, लोकसभा की सीटें हैं वो 29 है, जबकि राज्यसभा की जो सीटें हैं वो एमपी के कोटे के पास में 11 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य। अगर बात वनों की करते हैं तो सबसे ज्यादा अगर वन कहीं पे पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं एमपी के अंदर। इसके अलावा अगर आदिवासी जनजाति की जनसंख्या के बारे में भी बात करें तो सबसे ज्यादा अगर पाई जाती है आदिवासी जनसंख्या वो भी एमपी में ही पाई जाती है। लेकिन अभी जो 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उसके अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर तो विष्णु देव साय है, उनको मुख्यमंत्री चुना गया, जबकि तेलंगाना के अंदर रेवंत रेड्डी को, जबकि मिजोरम के अंदर लाल दुहोमा मिजोरम पीपुल्स मूवमेंट थे उसके जो अध्यक्ष थे और उन्हीं को ही क्या है मुख्यमंत्री के तौर पे इनको नामित किया गया। इसके अलावा जो ये दोनों जो राज्य हैं ये कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी, जिनको हम राष्ट्रीय दल कह सकते हैं, तो उनके ही जो मुख्यमंत्री यहाँ पे नामित किए जाएंगे। जैसा कि तेलंगाना के अंदर कांग्रेस सरकार बनी है, जबकि छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान के अंदर बहुमत की सरकार बनाने वाली वो बीजेपी है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस एयरबेस पर स्वदेशी एलसीए मार्क फर्स्ट ए की पहली टुकड़ी तैनात होगी? हम सब लोगों को पता है कि वर्तमान में जिस प्रकार MiG-21 बाइसन को हमने वायुसेना के बेड़े से बाहर कर दिया क्योंकि ज्यादा उसमें दुर्घटनाएं देखने को मिल रही थी, इसीलिए स्वदेशी तकनीक से निर्मित
LCA जो तेजस है उसको अलग अलग जगह पे डिप्लॉय भी कर दिया जा रहा है। उसी के संदर्भ के अंदर अगले दशक 2030 से लेकर के 2040 तक जितने भी प्रकार के विमान हमारे यहाँ पे अभी जो सेवाएं दे रहे हैं, जो विदेशी हैं, उनकी जगह पे स्वदेशी निर्मित जितनी टेक्नोलॉजी से जो भी, जैसे LCA तेजस की बात हम कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे विमान हैं जो भारत के अंदर ही उन्नत तकनीक से बनाए जा रहे हैं, उनको यहाँ पे लगाया जाएगा। बात कर रहे हैं इस प्रश्न के माध्यम से कि अभी जो उसकी पहली टुकड़ी है वो कब इसकी जो है यहाँ पे कब इसको डिप्लॉय किया जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा नाल एयरबेस। नाल कहां पे है? ये है बीकानेर में, और बीकानेर राजस्थान का एक जिला है, तो वहां पे इसको डिप्लॉय किया जाएगा। चलिए, और ये किसकी सीमा की रक्षा करने के लिए है? तो पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए नाल एयरबेस पर LCA तेजस 1 का यहां पे इसको डिप्लॉय किया जा रहा है। तो नाल एयरबेस बीकानेर राजस्थान में पाकिस्तानी मोर्चे को साधने के लिए LCA मार्क फर्स्ट ए आधुनिक रडार और अत्याधुनिक वैमानिकी से लैस है। पहली की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की पहली के फरवरी मार्च तक क्या इसको सौंप देगा। अगले दशक तक LCA मार्क 1 और मार्क फर्स्ट ए की 10 टुकड़ियां जो है वो भी आने वाली हैं, एज ए स्क्वाड्रन के अंदर शामिल होने वाली हैं। LCA मार्क 2 जो है वहां पे 12-13 टुकड़ियां और शामिल होगी। उसके बाद में जितना भी जो कह सकते हैं वायुसेना का जो बेड़ा है वो स्वदेशी निर्मित टेक्निक से अपने आप से ही लैस हो जाएगा। एयर मार्शल की बात करते हैं कि वर्तमान में कौन है, तो उनका नाम वीरेंद्र चौधरी है। और वायुसेना की जो कमांडें कितनी है, तो टोटल कमांड है 5, जबकि इंटीग्रेटेड जो कमांड है वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। जब भी बनेगी तो उसके अंदर जो है तीनों सेनाएं संयुक्त रूप से इसका क्या करेंगी, इसको हैंडल करने का कार्य करेंगी। चलिए, इसके अलावा हम थोड़े दिन पहले की बात कर सकते हैं कि हमने जो सेशन करा था उसके अंदर जाना था कि मिग 21 बाइसन को एयरफोर्स बेड़े से क्या कर दिया है, बाहर कर दिया है। मिग 21 बाइसन कहां का था? ये था रसिया का, और समय अनुकूल इसके अंदर टेक्नोलॉजी ज्यादा वो उन्नत नहीं कर पाया, जिसकी वजह से काफी सारी दुर्घटनाओं को देखना मिल रहा था, हम लोग देख रहे थे, और उसके बाद इसको बाहर कर दिया गया। अब देख लेते हैं कि वर्तमान में वायुसेना के पास में कौन कौन से लड़ाकू विमान हैं। हम सब देख रहे हैं कि सुखोई 30, जगुआर, मिराज 2000, मिग 21, LCA तथा रफाल। सबसे जो लेटेस्ट अभी किस्म का अगर कोई विमान आया टेक्नोलॉजी वाला आया तो रफाल आया। हम सब लोगों को ऑलरेडी पहले से विदित है कि हमने ये कहां से लिया है, ये लिया हमने फ्रांस से। ग्लोबल एयर पावर्स की रैंकिंग की बात करते हैं, जहां पे वायुसेना की कितनी ताकत भारत की है, या कह सकते हैं विश्व के अंदर जो ताकतवर जो वायुसेनाओं की जो संख्या की बात करें, जिसके अंदर जो रैंकिंग की बात कर सकते हैं, तो वहां में भारत का जो स्थान है वो कितना है? भारत का स्थान है नंबर 1 पे USA, नंबर 2 पे रूस है, और नंबर 3 पे कौन है? भारत है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी IMA से कितने ऑफिसर्स कैडेट्स क्या करेंगे, इसके अंदर अभी कमीशन कर गए हैं, या कह सकते हैं IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जहां पे सैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। और उसी के संदर्भ से आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि वर्तमान में अभी जो पासिंग आउट परेड हुई, तो जिसको POP बोलते हैं, उसके अंदर कितने ऐसे जेंटलमैन कैडेट्स है जिनको यहाँ पे कमीशन प्राप्त किया गया, जिन लोगों ने प्राप्त करा, तो उनकी संख्या 343। इसके अंदर हमारे जो मित्र देश हैं उनके कैडेट्स भी यहाँ आए थे, और उनकी जो तादाद थी वो भी 10 के सैकड़े में 29 के आसपास थी, तो उन्होंने भी यहीं से ट्रेनिंग प्राप्त करी। जबकि इस पासिंग आउट परेड का जो नेतृत्व करा उसको बेस्ट ऑफ द सार्जेंट के अवार्ड से नवाजा गया। जबकि इस परेड को कह सकते हैं, इसका संचालन के साथ में इसके परेड की जो सलामी जो ली वो ली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, कहां की? हमारी पड़ोसी देश श्रीलंका के यहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसको CDS बोलते हैं, वो आए थे, और उन्होंने सैन्य परेड का निरीक्षण करा, और उसके बाद में उन्होंने इसको सलामी दी। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। 343 ऑफिसर्स हैं, जिनमें से 12 मित्र देशों के 29 कैडेट्स इसके अंदर शामिल थे। श्रीलंकन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल शिवेंद्र सिल्वा द्वारा परेड की क्या ली गई? सलामी ली गई। IMA की स्थापना के बारे में बात करते हैं तो 1932 1 अक्टूबर 1932 की स्थापना होती है। इसके अंदर जब शुरुआत इसकी हुई तो मात्र 40 कैडेट जो है, जेंटलमैन कैडेट्स जिनको नाम से जाना जाता है, वो यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आए थे। अब बात कर लेते हैं कि भारत के अंदर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी और कहां है जहां पे इनको सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। तो सब लोगों को विदित है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसको खड़गवासला के नाम से जाना जाता है, ये पुणे में स्थित है। इसके अलावा OTA कहां पे? बिहार में। OTA कहां पे? चेन्नई में। इसके अलावा भी अन्य संस्थान है जहां पे ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। बात करते हैं थल सेना की। थल सेना की वर्तमान में कितनी कमांड है टोटल? तो इसके अंदर इंक्लूडिंग ट्रेनिंग कमांड को अगर उसके अंदर जोड़ दिया जाए तो कमांड्स की संख्या हो जाती है 7।
और अभी वर्तमान में इंटीग्रेटेड कमांड की घोषणा की गई है और प्रस्तावित भी है, उस पर काम चल रहा है। और उसके बाद में तीनों सेनाओं को क्या कर लिया जाएगा, आपस के अंदर इंटीग्रेटेड कर लिया जाएगा। वायुसेना की कमान के बारे में जैसा कि मैंने पिछले वाले प्रश्न में बताया था कि वायुसेना की 5 कमान है जो देश भर के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर विद्यमान है, और वहीं से वो पाकिस्तान को ऑपरेट करने के लिए, चाइना को ऑपरेट करने के लिए, और इसके साथ में अन्य जो पड़ोसी जो चुनौतियां उनसे निपटने के लिए अलग अलग जगह पे उनको डिप्लॉय किया गया है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 4। स्टॉप क्लॉक। स्टॉप क्लॉक हाल ही में आईसीसी के द्वारा दिया गया एक नया नाम, और क्यों अभी वर्तमान में चर्चा में है, तो स्टॉप क्लॉक का आशय यह है कि अभी 12 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया और जो है वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच में अभी T20 खेला जाना है, और इस T20 के अंदर इसको प्रायोगिक के तौर पे इसको शामिल किया गया है, या कह सकते हैं इसको टेस्ट के तौर पे अभी एक नया नियम आया है जिसको यहां पे लागू कर रहे हैं। स्टॉप क्लॉक है क्या, अगर एक गेंदबाज अपना ओवर पूरा कर लेता है जिसके अंदर 6 गेंदें होती हैं, उसके बाद जब दूसरा गेंदबाज जब आता है तो उसके बीच का जो समय अंतराल था वो ज्यादा हुआ जा करता था, और कभी कभी डिले ओवर फेंकने के कारण उस कप्तान या उस टीम पे जुर्माना लगा दिया जाता था। ऐसी सामान्य व्यवस्था थी। लेकिन अभी आईसीसी ने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि अगर एक गेंदबाज ओवर करने के पश्चात 60 सेकंड के बाद दूसरा गेंदबाज अगर बॉलिंग नहीं करता है तो उस पर क्या लगा दी जाएगी, पेनल्टी लगा दी जाएगी। पेनल्टी क्या होगी, पेनल्टी होगी 5 रन की। 5 रन स्वतः ही अगली जो बैटिंग करने वाली टीम है उसको मिल जाएंगे। ऐसा प्रायोगिक अभी वर्तमान में चल रहा है, या अभी 12 दिसंबर को जो सीरीज शुरू होगी उसके अंदर इस प्रकार का प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है। तो अब इसका जो आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, इसका आंसर हो गया कि स्टॉप क्लॉक का जो रूल है वो किससे संबंधित है, ये संबंधित है क्रिकेट से। इसके अलावा हमने 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर एक देखा था टाइम आउट वाला। टाइम आउट का भी हमने देखा। टाइम आउट का आशय ये है कि एक बल्लेबाज जब आउट हो जाता है तो उसकी जगह जब कोई दूसरा बल्लेबाज आता है तो कितना समय पिच पे पहुंचने के बाद बॉल खेलने तक लेता है। अगर वो 2 मिनट से ज्यादा समय लेता है तो उसको भी आउट करार दे दिया जाता है। ऐसा ही एक वाकया अभी जो वर्तमान में जो भी क्रिकेट जो कप का जो समापन हुआ है उससे पहले एक लीग मैच के अंदर बांग्लादेश और श्रीलंका के मध्य मैच खेला जा रहा था, और वहां पे इस प्रकार का वाकया हुआ, और वहां के एक खिलाड़ी, श्रीलंका के खिलाड़ी जिनका नाम एंजेलो मैथ्यूज है, उनको बिना बॉल खेले हुए पेविलियन की तरफ लौटना पड़ा। ये भी सारी चीजें आपने जाने। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। तो भी ये माफ कीजिएगा, ये पहले ऑस्ट्रेलिया बता दिया था, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं इंग्लैंड है। इंग्लैंड बनाम वेस्ट इंडीज T20 का जो है 12 दिसंबर से खेली जानी है, तो यहीं से इस जो है वो स्टॉप क्लॉक क्या हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। आईसीसी के द्वारा 6 महीने तक इस पे ट्रायल बेसिस पे इसको रखा जाएगा, और उसके बाद इसको अगर ऐसा सफल होता है प्रयोग तो उसके बाद में इसको क्रिकेट के मैचों के अंदर उसको लागू कर दिया जाएगा। बात करते हैं, एक गेंदबाज अगर 60 सेकंड में ओवर फेंकना शुरू नहीं करता है तो बॉलिंग टीम पर 5 रन की पेनल्टी लग जाएगी। आईसीसी ने हाल ही में टाइम आउट रूल में बाहर होने वाले जो खिलाड़ी हैं उनका नाम एंजेलो मैथ्यूज है, जैसा कि मैंने आपको बताया। आईसीसी के अनुसार विकेट गिरने पर यदि नया बल्लेबाज 3 मिनट से अगर पहले नहीं पहुंच पाता तो इस प्रकार का नियम उस पर लग जाता है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 5। हाल ही में किस राज्य के राजमुंद्री हवाई अड्डे पर एक टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी गई है? इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर राजमुंद्री नाम का एक जो है हवाई अड्डा है, और वहीं पे एक नया टर्मिनल बनाने की घोषणा की गई थी। उसके बाद उसकी आधारशिला रखी गई, और उसी के संदर्भ से अंदर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये कहां पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, आंध्र प्रदेश। इसके अलावा बेंगलुरु का जो हवाई अड्डा है केंपागुड़ा जिसके नाम से उसको जाना जाता है, वो समय प्रबंधन के तौर पे अगर देखा जाए तो वो नंबर 1 पर है। सबसे ज्यादा अगर फ्लाइट्स का संचालन अगर कहां पे किया गया, अगर पूरे विश्व की बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो मुंबई के अंदर है, वहां पे सबसे ज्यादा एक दिन के अंदर फ्लाइटों का जो संचालन किया गया। वहां पे भी अगर देखा जाए कि कितनी संख्या के अंदर फ्लाइटों ने वहां पे क्या किया, लैंड और टेक ऑफ किया, तो उसकी संख्या के अंदर भी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल का नंबर 1 आया। इसके अलावा विश्व का सबसे अच्छा, सबसे सुंदर और सबसे ज्यादा समय प्रबंधन के हिसाब से अगर देखा जाए तो कौन सा, अगर बात करते हैं एयरपोर्ट की, तो वह है टोक्यो का। जबकि भारत का जो दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नंबर आता है 7 पर। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से बहुत सारी चीजें जानी जो एयरपोर्ट से संबंधित है और उनकी रैंकिंग के बारे में भी। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें।
अब बात करते हैं कि यहाँ पे हमने देखा कि ऑन टाइम प्रदर्शन रैंकिंग रिपोर्ट में भारत का प्रथम हवाई अड्डा केम्पागोड़ा है, जबकि हानेडा हवाई अड्डा टोक्यो का, ये जापान का दूसरा है, जबकि नई दिल्ली का नवस्थान कितना है, 7वां है। अब बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश की जब बात हो रही है तो आंध्र प्रदेश अभी वर्तमान में क्यों चर्चाओं में रहा। हम सब लोगों को विदित है कि पिछड़ा जो जनजाति है उसकी जनसंख्या को काउंट करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने इस प्रकार की घोषणा करी थी, ये भी हमने जाना। इसके अलावा मुनियचर ईस्टर्न जो घाट है विशाखापट्टनम का नया पर्यटन वो क्या बन गया, स्थान बन गया। आदित्य L1 क्योंकि आंध्र प्रदेश है तो वहां पे श्री हरिकोटा है और वहीं से स्पेस में के अंदर सबसे ज्यादा अगर सैटेलाइट लॉन्च करे जाते हैं तो वो भी वहीं से करे जाते हैं। तो जो सूर्य मिशन था आदित्य L1 को हरिकोटा से क्या कर दिया गया, लॉन्च कर दिया गया। राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो NTR के नाम से जाने जाते थे उनकी याद में एक सिक्का भी जारी करा। अब बात कर लेते हैं कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो की बात करें, जिसका मैंने आपको पहली स्लाइड के माध्यम से बताया था कि यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज के अंदर सबसे ज्यादा एयर ट्रैफिक कंट्रोल मूवमेंट सबसे ज्यादा आपको वहां पे देखने को मिली। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। हाल ही में किस संगठन द्वारा दुनिया का पहला व्यापक AI नियम तैयार किया गया। हम सब लोग अभी वर्तमान में एक AI, एक जो नया वर्ड आया है इसके बारे में हम सब लोग जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वर्ड आया है और उसके लिए एक नए से नियम बनाए गए हैं और किस संगठन ने बनाए गए हैं उसी के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, यूरोपियन संघ। यूरोपियन संघ के अंदर कितने सदस्य देश है, तो संख्या हो जाती है इसकी 27। अभी देखते हैं कि भी हाल ही के अंदर आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो जो वर्ड है वर्ड ऑफ द ईयर भी बनाया, कह सकते हैं कि किस अपनी जो डिक्शनरी है उसने उसको वर्ड ऑफ द ईयर माना, तो उसका नाम है कोलिंस डिक्शनरी। कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर में AI को शामिल किया गया और ये अपने आप में अनूठा। AI के जो जनक है जिनका नाम जॉन मैकार्थी है। अब बात कर लेते हैं कि यूरोपीय संघ के अंदर ऐसा क्या हो रहा है, तो यूरोपीय संघ आंसर इसका हो जाएगा सदस्य देशों की संख्या 27 है। उद्देश्य कानूनी निगरानी के लिए जिंदगी बदलने का वादा, मानवता के अस्तित्व संबंधी खतरों को क्या देने वाला है, चेतावनी देने वाला है। अब आशंका ये क्या है कि AI के आने के बाद में जो मनुष्य की जो मौलिकता है या प्राकृतिक जो चीजें हैं उनकी मौलिकता अपने आप ही खत्म होने की संदेशा विश्व के कई वैज्ञानिक जता रहे हैं और उसी के संदर्भ के अंदर जो आकांक्षा है, जो आशंकाएं देख रहे हैं वो AI से तेजी से विकसित हो रही प्रौद्योगिकी, नौकरियां और गोपनीयता तथा कॉपीराइट सुरक्षा का भी काफी भय का माहौल अभी वर्तमान में चल रहा है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा कहां संगीत उत्सव कृष्णावेली संगीत निरंजनम आयोजित किया गया। आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, विजयवाड़ा। विजयवाड़ा के अंदर इस प्रकार का कृष्णावेली संगीत निरंजनम का आयोजन किया गया। देख लेते हैं। और विजयवाड़ा हम सब लोगों को विदित है कि आंध्र प्रदेश में संस्कृति मंत्रालय, संगीत नाटक अकादमी और आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के तत्वावधान के अंदर पर्यटन मंत्रालय के साथ में कृष्णा नदी के तट के अंदर वहां उसके पास में इस जो समारोह का आयोजन किया गया। ये 10 से 12 दिसंबर 2023 तक कार्तिक महीने में वर्तमान में चल रहा है और आज इसका अंतिम दिवस है। इसके अलावा कुछ और चीजें कि शास्त्रीय संगीत परंपराओं, क्षेत्रीय व्यंजनों, स्थानीय हस्तशिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देना। इसके अलावा मेरी माटी मेरा गांव जो अभी अभियान जो चल रहा है उसके अंदर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न पूछा जा रहा है हाल ही में किस राज्य की लाकडोंग हल्दी को GI टैग मिला है। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, मेघालय। मेघालय जो है उसके अंदर वहां पे जो लाल डोग हल्दी है उसको क्या मिला है, GI टैग मिला है। और GI जिस प्रकार से AI की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात हो रही है, वैसी जियोग्राफिकल इंडिकेशंस जो है उनके बारे में भी काफी बात हो रही है और बहुत सारे प्रदेश इसके लिए व्यापक मांग और इसके लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई भी करते रहते हैं। तो ये भी आपने जाना। अब जानते हैं कि भारत के अंदर ऐसे कौन कौन से वर्तमान में ही जिनको GI टैग का दर्जा मिला है। तो मेघालय इसका आंसर हो गया। लारलाई काली मिट्टी के बर्तन है, इसके अलावा गारो चूबी की मादक पदार्थ है, गार कोंडमांडा मेघालय की महिलाओं की जो पोशाकें, इनको भी क्या है GI टैग का दर्जा मिल चुका है। ओडिशा की रायगढ़ सोल को GI टैग, जबकि जम्मू कश्मीर के अंदर भद्रवाह के अंदर सबसे ज्यादा चावल अच्छे होते हैं जिनको बासमती के नाम से जाना जाता है वो मिला है। रामबन की सुलाई शहद को भी GI टैग मिला है। असम के चौकवा चाल को भी GI टैग, जबकि कन्याकुमारी के मेटी केले और लौंग को भी GI टैग मिला है। बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु के अंदर सबसे ज्यादा अगर GI टैग है वो भारत में कहीं और पर नहीं है, या कह सकते हैं सबसे ज्यादा GI टैग प्राप्त करने वाला अगर कोई राज्य है
तो दक्षिणतम राज्य है जिसका नाम तमिलनाडु है, वो खाते में उसके जाता है। अभी वर्तमान में मनामुदारी मिट्टी के बर्तनों को भी जीआई टैग मिला, तमिलनाडु के कम्मू अंगर को भी जीआई टैग मिला, और सबसे ज्यादा जो जीआई टैग हासिल करने वाला अगर कोई राज्य है वो भी कौन सा है, तमिलनाडु है। और तमिलनाडु की जो राजधानी है जिसका नाम चेन्नई है, और वर्तमान में जो वहां के जो मुख्यमंत्री उनका नाम एम.के. स्टालिन है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। हाल ही में सीमा पर अशांति बढ़ने और थाईलैंड और किस देश के द्वारा टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा? हमारे पड़ोसी देश हैं दोनों, और अभी हम सब दो देख रहे हैं काफी दिनों से कि मणिपुर के अंदर भी अशांति चल रही है, जबकि हमारा ही पड़ोसी देश म्यांमार, उसकी हालत भी मणिपुर जैसी ही लग रही है। वहां पे भी जुंता सरकार और विद्रोही जो लड़ाके उनके बीच में काफी लंबे समय से संघर्ष देखने को मिल रहा है, और उनकी जो म्यांमार की जो बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो पलायन होकर के और कहां आना चाह रहे हैं, मणिपुर में आ रहे हैं। तो कुकी और मतई का जो संघर्ष चला जा रहा था वो तो अपने आप में अलग है, इसके अलावा म्यांमार के अंदर जो अप्रवासी लोग आ रहे हैं, भारत के अंदर आ रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी चिंता का सबब बन गए हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के। सवाल आपसे यही पूछा जा रहा है कि इसके अंदर थाईलैंड के साथ में ऐसा कौन सा देश है जो टास्क फोर्स का क्या करेगा, गठन करेगा, क्योंकि सीमा पे अशांति बनी हुई है। आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, म्यांमार। चलिए देख लेते हैं। चक्रवात माईकोंग जो वर्तमान में बंगाल की खाड़ी से टकराया था, म्यांमार ने उसका नाम दिया था, और नाम क्या था, माईकोंग दिया था। चक्रवात प्रभावित म्यांमार के लिए भारत ने एक ऑपरेशन करुणा भी चलाया था कि म्यांमार की हालत अभी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन मानवीय और जन सहयोग या जान माल की जो हानि हो रही है उसको बचाने के लिए व्यापक रूप से भारत सरकार ने करुणा नामक एक जो अभियान भी चलाया, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बची हुई। 1643 किलोमीटर के आसपास की जो सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी जो है म्यांमार के साथ लगती है। 4 हमारे ऐसे राज्य हैं जिनके साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार के साथ लगती है। कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। ये ऐसे 4 राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार के साथ में लगती है, और इसके अलावा वहां की संस्कृति और इन चारों की जो जो राज्य हैं उनके बीच में जो संस्कृति है वो भी सामान्य एक जैसी ही नजर आती है। जुंता सरकार और विद्रोहियों के बीच में लंबे समय तक संघर्ष वहां पे चल रहा है। अब म्यांमार की जो आंग स्यू की, हम सब लोगों को पता है, नोबेल पुरस्कार विजेता है, और इन्होंने चुनाव भी लड़ा था, लेकिन जुंता सरकार ने इनको क्या जबरन ही जेल में डाल दिया, और अभी वर्तमान में निर्वासित जीवन निर्वहन कर रही हैं। चलिए, तो इनको शांति का जो है नोबेल इनको भी मिला था। बात करते हैं आज के सेशन का सेकंड लास्ट प्रश्न के बारे में। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में पहले स्थान पर कौन है? तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो उसका नाम है टोरंटो यूनिवर्सिटी। टोरंटो जो यूनिवर्सिटी है उसको सस्टेनेबिलिटी जो रैंकिंग है उसके अंदर 2024 के अंदर नंबर 1 रैंकिंग मिली है। हालांकि भारत की जो यूनिवर्सिटीज की जो रैंक है वो काफी पीछे है। देख लेते हैं कि अन्य जो शीर्ष यूनिवर्सिटी है उसके अंदर कैलिफोर्निया है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर ऑफ यूनिवर्सिटी है। भारत में अगर प्रथम अगर किसी यूनिवर्सिटी का नाम लिया जा सकता है तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, लेकिन जो स्थान है, जो रैंकिंग है वो काफी बहुत पिछड़ी हुई है, 220 नजर आती है अपने को। भारत में अन्य शीर्ष यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर आईआईटी बॉम्बे 303वां स्थान है, जबकि आईआईटी मद्रास 344वां स्थान। भारत के कुल 56 संस्थान शामिल है, लेकिन रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो 220 के बाद में ही भारत की यूनिवर्सिटी का नंबर आता है। तो हम देख सकते हैं इन आंकड़ों के हिसाब से कि हमारी जो शैक्षणिक व्यवस्था है वो ज्यादा इतनी उम्दा स्तर की नहीं है जितनी विश्व स्तर की होनी चाहिए, और उसी की वजह से हमारे जो अधिकांश जो छात्र हैं वो यहाँ से उच्च शिक्षा अध्ययन करने के लिए विदेशों की तरफ पलायन कर जाते हैं। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। सिप्री की वैश्विक 100 हथियार उत्पादन कंपनियों की सूची में भारत की किस कंपनी को शामिल किया गया है? सिप्री क्या है? सिप्री एक इस प्रकार का संगठन है जो विभिन्न प्रकार के जो देश है, कह सकते हैं जो विश्व के अंदर जो देश हैं उनके हथियारों की संख्या के बारे में आकलन करता है, अनुमान लगाता है, जिसके अंदर न्यूक्लियर पावर की भी बात करी जाती है, और इसके अलावा वायुसेना, नौसेना और थल सेना की जितनी मजबूती है उसको एक विश्व पटल के ऊपर रखता है कि किस देश ने इस साल के अंदर कितनी न्यूक्लियर एनर्जी से, किसी प्रकार के हाइड्रोजन बम की बात कर सकते हैं, न्यूक्लियर पावर की बात कर सकते हैं, परमाणु बम किसने बनाए, इसके बारे में भी ये जानकारी सिप्री ही देता है। तो इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि 100 हथियार उत्पादन कंपनियों की सूची के अंदर भारत की किस कंपनियों को शामिल किया गया है? तो इसके अंदर हेल को किया गया, बेल को किया गया और मजगांव जो डॉकयार्ड है उनको किया गया। तो ये कह सकते हैं कि तीनों कंपनियों को शामिल किया गया, क्योंकि तीनों ही कंपनियां जो हैं वो नेवी के जहाज, इसके अलावा एलसी, तेजस और वायुसेना के भी अत्याधुनिक हथियारों का निर्माण करती हैं।
अब देख लेते हैं सिप्री क्या है। तो HAL जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो लिमिटेड है उसका स्थान 41वां है, बेल का स्थान 63 नंबर पे है, जबकि MDL मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड जिसका 89वां स्थान है पूरे वर्ल्ड के अंदर। 100 की बात हो रही है जिसमें भारत का जो अच्छा स्तर कह सकते हैं वो 41वें स्थान पे है। और यहां से बात ये करी जा रही है कि यहां से हम अपने जितने भी जो स्वदेशी जो हथियार हैं उनका हम क्या करने लगे हैं, अभी निर्यात भी करने लगे हैं। अब सिप्री क्या है? स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट, ये है सिप्री की फुल फॉर्म। स्थापना के बारे में बात करें तो 1966 में इसकी स्थापना हो गई थी। कहां हुई है? स्टॉकहोम में हुई है। ये इसका थीम है या कह सकते हैं इसका ये लोगो है। तो आज आपने इस क्लास के माध्यम से जाने वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और करें हमने उनके साथ में क्या किया, डिटेल में एनालिसिस किया। तो बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।